हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 के लिए 10th क्लास के लिए जारी कर दिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से हल करने का प्रयास करेंगे और इसका जितने भी डिटेल्स दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए, निर्देश दिए गए, उनको भी हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक से समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से देखिए कि इसका मॉडल पेपर का जो मॉडल तैयार किया गया है। देखिए सीजन 2024-25 सत्र 2024-25 के लिए ये है। कहता है कि ये मैथमेटिक्स का है। देख लीजिए टोटल मार्क्स जो आपके पास आने वाले हैं ये 80 मार्क्स के होंगे और आपका टोटल जो है सो 3 घंटा का ये प्रश्न होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए कितने घंटे का होंगे तो 3 घंटा का ये प्रश्न होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, देखिए ये कितने घंटे का होने वाले हैं, 3 घंटा का प्रश्न होने वाला है। इसमें क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन 1 में कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। और इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से ना क्वेश्चन इसका जो इंस्ट्रक्शन 2 में कहता है, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ABCD है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा तो 52 होगा। और आगे बढ़ते हैं, चलो हम लोग इसको और आगे ध्यान से समझते हैं इसमें और क्या क्या से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें खंड ए में कहता है कि 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस MCQ जिसको कहा जाता है। देखिए 30 मल्टीपल चॉइस के प्रश्न के क्वेश्चन होने वाले हैं इस पे। तो इस मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो होंगे वो एक एक मार्क्स के होंगे। उसका सही विकल्प भी दिया जाएगा, उसी में से चयन आप लोगों को करना पड़ता है। उसके बाद देखिए इसका निर्देश नंबर 4 जो क्या कहता है इंस्ट्रक्शन, उसमें देखिए कहता है कि खंड बी में प्रश्न संख्या 31 से 38 तक इसको आप लोगों को ध्यान देना है। 38 से कितना तक, 31 तक अधि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए उसमें से कितने प्रश्न का उत्तर देना है, आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि आपके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। देखिए ठीक है। उसी प्रकार देखिए 5वां में क्या कहता है कि खंड सी में 39 से लेकर के 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये 6 प्रश्न होंगे जो कि 3 अंक का होगा। कितना अंक का होगा, 3 अंक का होगा। 6 प्रश्न का उत्तर देना है। और उसी प्रकार फिर से आगे दिया गया है इंडक्शन 6 में जो दिया गया है वो कितना है कि 47 से लेकर के 52 तक, 47 से लेकर के 52 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से कि 4 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 5 अंक आप लोगों को निर्धारित किया गया है। एक प्रश्न का 5 अंक मिलेगा। कहां से कहां तक ध्यान दीजिएगा, 47 से लेकर के 52 तक जो आपका प्रश्न है, उस 47 से लेकर के 52 तक के जो प्रश्न होंगे उसमें से 4 प्रश्न आप लोगों को हल करना है। देखिए कितने प्रश्न को हल करना है, 4 प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। और इन 4 प्रश्नों को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो उसमें से 5-5 अंक मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन का पहला प्रश्न यहाँ पर हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए खंड ए में क्या कहता है, खंड ए में है x² - 27 के शून्यक है। अब इसको आप लोगों को ज्ञात करना है। ये किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। x² - 27 के शून्यक, x² - 27 के शून्यक। अब जब इसको आप ज्ञात करोगे तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसको जरा ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिए। जब इसको आप हल करोगे कुछ इस प्रकार से हल करके देख लेते हैं हम लोग। देखो x² - 27 बराबर क्या कर देंगे, 0। अब जिसको आगे और अगर हम लोग हल करेंगे तो किस प्रकार से हल होगा, जरा ध्यान से देखना। अगर हम लोग इसको चाहें तो x² - √27 ऐसे कर सकते हैं, और इसका भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से आगे जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए क्या होगा। 27 का वर्गमूल क्या निकलता है आप लोग जानते हो। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x² - 3√3 क्या हो जाएगा, 3√3। और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर क्या कर देंगे, 0। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, a² - b² में आ गया। तो a² - b² में आ गया, यानी कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, x - 3√3 कर सकते हैं एक बार। और एक बार क्या कर सकते हैं, x + 3√3 कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम लोग हल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बराबर क्या होगा, 0। तो क्या होगा, x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3√3। एक आएगा आपके लिए प्लस में, और यहाँ पर फिर से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -3√3। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक ठो मान आ रहा है माइनस में और एक ठो मान आ रहा है क्या चीज में, प्लस में। यानी कि प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। तो इस प्रकार से और कितने मान दिया गया, 3√3, 3√3, एक माइनस में एक प्लस में। देखिए तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, माइनस में भी आ रहा है और प्लस में भी आ रहा है। तो हम लोग का सही विकल्प क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ, यदि किसी बहुपद का ग्राफ, ध्यान पूर्वक से समझिए क्वेश्चन में जो क्या बोला है उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ
एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होते हैं। देखो छोटा सा तो क्वेश्चन है, मान के चलो कि इस प्रकार का है और ऐसे किया गया है। अब इसमें कोई ग्राफ ऐसे करके 3 बार कटता है, तो देखिए जब 3 बार कट रहा है तो यहाँ पर एक बार कटा, एक बार यहाँ पर कटा, 2 बार और यहाँ पर एक बार, 3 बार, तो इसका शून्य कितना होगा, 3 होगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। अब दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप लोग जानते हो, मान के चलो एक ग्राफ के जरिए यहाँ पर समझ लो कि अगर मान के चलो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है, एक और 3 है। अब इसके बीच में बहुत सारे संख्या क्या आती है, 2 भी आती है। देखिए अब इनके भी बीच में क्या आता है, छोटा 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 इस प्रकार से आता है, इनके बीच में छोटा छोटा आता है, और उनके बीच में क्या होता है, मान चलो 1.2 ऐसे आ जाएगा, फिर कभी 2.3 ऐसे आ जाएगा, यानी कि हम लोग इसमें निकालते रहेंगे तो क्या होगा, अनंत होगा, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो हम लोग का सही विकल्प क्या होगा, थर्ड, और सॉरी डी नंबर में अनंत, इन्फिनिट हो जाएगा। आगे क्या कहता है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक मतलब क्रम के अनुसार में सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या। अब दो सम संख्या कौन कौन सा होता है, मान के चलो दो संख्या, एक है 2 और एक है 4, इनका जब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी एचसीएफ कितना निकलेगा, 2। तो हम लोग दो क्रमिक कौन कौन सा हो गया, क्रम अनुसार, जो कि आपका इवन नंबर होगा। दो ठो कौन कौन सा होगा, 2 और 4 होगा। ठीक है, सम संख्या कौन कौन है, 2 और 4, 2 और 4 का एचसीएफ जब ज्ञात कीजिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का सेकेंड बी आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखता है दो चरों एक्स और वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने जब पढ़े थे वहां पर निकालने के लिए क्या कहा जाए कि 10th क्लास का मैथ का जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि वहां पर ग्राफ विधि से जो हल करने के लिए आता था, उसमें हम लोगों ने देखा था, मान के चलिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का कितना अधिकतम हल संभव है। मान के चलिए यहाँ पर ऐसे था, 2x प्लस 3y बराबर मान के चलो प्लस 5 बराबर 0, ऐसे कर लिया जाए। और इसको जब हम लोग हल करते रहेंगे, 2x प्लस 3y बराबर -5, फिर हम लोग क्या हल करके दिखाए थे, 2x बराबर -5 माइनस 3y। अब इसमें क्या हल करके दिखाए थे, x बराबर क्या हो जाता, माइनस 3y बटे 2। अब इसमें जितने बार हम लोग y का मान रखते रहेंगे x का मान निकलता रहेगा, फिर y का मान रखते रहेंगे x का मान निकलता रहेगा। इस प्रकार का जब हम लोग हल करके तुम लोग को सिखाया गया था, उसमें क्या बताए थे कि जितने बार हम लोग अगर y का मान रखते रहेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक निकलता रहेगा, या फिर x का मान रखते रहेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक निकलता रहेगा। अभी से लेकर के जितने बार जितने आपके पास क्वेश्चन कॉपी पेपर जितने कुछ भी है, सब में अगर x का मान रख करके या y का मान रख करके निकालते रहेंगे तो एक ऑटोमेटिक मान निकलता रहेगा। इस पर से हम लोगों ने देखा कि दो चरों x y में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, तो हम लोग कहेंगे अनगिनत। ठीक है, अनगिनत, यानी कि कभी भी वो खत्म नहीं होगा। आज से लेकर के जब तक ये लाइफ चल रहा है, ये दुनिया चल रहा है, आप निकालते रहोगे तो निकलते रहेगा, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। अपने मन से कोई मान रखते रहिए, एक मान रखिएगा, एक मान ऑटोमेटिक निकलता रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखता है असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। असंगत समीकरण द्वारा, असंगत मतलब असंगत किसको कहा जाता है, जो आपस में कभी भी नहीं कटता है। जैसे प्रतिच्छेदी जानते हो कैसे आपस में कट जाता है, आपस में कट गया यानी कि ये क्या होगा, संगत होगा। उसके बाद संपाती तो हमेशा जानते हो कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ऐसे चलते रहता है, ये हमेशा लगातार क्या रहेगा, मिला हुआ ही रहेगा, यानी संगत होगा ही होगा, पैरेलल लाइन रहेगा वो। ठीक है, समांतर, अब देखिए समांतर किसको कहा जाता है, समांतर में क्या होगा, ये कभी भी आपस में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या कहा जाता है कि ये आपके लिए असंगत होता है। प्रतिच्छेदी होगा, ये मिल जाएगा तो ये संगत होगा, संपाती भी संगत होगा, यानी समांतर आपके लिए संगत होने वाला नहीं है। देखिए प्रतिच्छेदी मतलब ऐसे आपस में कटेगा, दोनों रेखाएं आपस में कटेगी, यानी एक बार मिल गया यानी ये संगत हो गया। संपाती में क्या होता है कि ये लगातार ऐसे मिला हुआ ही रहता है, एक के ऊपर एक चलते रहता है रेखा, उसको क्या कहा जाता है, इसका जैसे कि मान चलो पहला समीकरण रहता है, पहला समीकरण के सभी मान समीकरण 2 के सभी मान से क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं।
तो ये संपाती होता है। समांतर क्या होता है? समांतर में मान के चलो एक लाइन ऐसे चल रहा है तो दूसरा लाइन ऐसे चलेगा, ये आपस में कभी भी मिलने वाला नहीं है। जब आपस में कभी नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाता है? असंगत होता है। और इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या होता था एक बार ध्यान से देखिएगा। ये जो असंगत होता है इसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं, इसका असंगत वाले फॉर्मूला, असंगत का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हो, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बटा C2। ये चीज आप लोगों को हम बताए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका देखा था। अब आगे देखिए, C1 बटा क्या हो जाता है? C2। तो इसमें क्या होगा? बराबर नहीं होता है C1 बटा C2, तो इसको क्या कहला जाता है? कहलाता है ये समांतर कहलाता है। तो समांतर रेखा जो होगा वो कभी भी संगत नहीं होगा, वो क्या हो जाता है? असंगत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो इसको हम लोगों को हल ज्ञात करना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको हल ज्ञात करके दिखाते हैं सर कि किस प्रकार से इसका हल किया जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पर हल करके दिखाते हैं आप लोगों को। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखो इसको हम लोग एक अलग पेज में हल करके आपको दिखाते हैं कि इसका मान कितना निकल करके आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ध्यान से देख लीजिए क्या प्रश्न है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देखो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हल करके देख लेते हैं कितना इसका मान निकल कर आता है। एक्स स्क्वायर इसमें बराबर लिख लेंगे 0, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे, माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x हो जाएगा। इस प्रकार से जब इसको हम लोग हल करेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x और x का यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो x हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा। उस प्रकार से यहाँ पर माइनस ले लेंगे। अब इनके बीच क्या कॉमन होगा जरा ध्यान पूर्वक से समझिए। इनके बीच हमारे पास जो कॉमन होने वाला है, इनके बीच कॉमन होगा माइनस, इनके बीच होगा 1 और क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर क्या होगा? 0। देखिए इन दोनों बराबर है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? x माइनस 2, और यहाँ पर भी देखो x और 1 को मिला करके ले लेंगे, x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर भी क्या होगा? 0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि x बराबर 2 आएगा और x बराबर क्या होगा? 1 होगा। यानी कि कितना कितना मान होगा? 2 और 1 आ रहा है। अब चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या कहता है? देखो 2 और 1, देखो 2 और 1, 1 तो है नहीं यानी कि यहाँ पर 2 है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। लिखता है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 2 लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 290। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऐसा दो ठो संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो जाना चाहिए? 290। अब यहाँ पर ग्रुप दे दिया 15 और 17, 9 और 11, 13 और 15। आप इसको करके देखिए, 11 और 13 का चलिए करके देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 13 का स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग, वर्ग कर लीजिए और उनको जोड़ दीजिए। कितना आना चाहिए? 290। जी इसमें से जिसका 290 आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे 11 और 13 का कर लेते हैं तो 11 11 ये कितना हो जाएगा? 121 प्लस 13 ये कितना हो जाएगा? 169। जोड़ कर देख लेते हैं कितना आता है, दोनों को जोड़ सर 121 और 169 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10। देखिए 9 और 1 10 के 0, 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, देखो कितना हो गया? 290। यानी सही विकल्प हमारे पास क्या हो जाएगा? 11 और 13। इनको करके देखिए, इनमें से किसी का भी जोड़ 290 आने वाला नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? 11 और 13। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो इसी प्रकार से हल करके देख लीजिएगा। 11 और 13 ही क्या हो जाएगा? हमारे पास सही विकल्प होगा। आगे क्या कहता है? निम्न में कौन एपी में है? आप लोग को हम कितने बार पढ़ाए हुए हैं कि एपी में कौन होता है, आप लोग जानते हो। एपी में वही संख्या होगा जिसका कि डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। चलिए सबका डिफरेंस चेक करके देख लेते हैं। जैसे 2 4 हर बार बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। जैसे 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ा, 4 से 8 हो जाएगा, 8 हो गया तो सोच के देखो कि 4 से 8 हुआ तो कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ा, 8 से 16 हो गया, 8 बढ़ गया। अब सभी का डिफरेंस बराबर नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, एक कितना है? 1 3 9 27। पहले 2 बढ़ा,
फिर देखो 6 बढ़ गया, अब सीधे 18 बढ़ गया है, यानी कि ये भी हम लोग का डिफरेंस सब में बराबर नहीं हो रहा है। हर सभी में बराबर क्या होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस जैसे 2 4 4 8 8 16, इसमें देख लेते हैं इनका बीच का डिफरेंस बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 से 4 हुआ, 1 से 4 हुआ 3 बढ़ा, 4 से 5 हो गया 5 बढ़ गया, देखो 4 से 9 हुआ तो 5 बढ़ा, 9 से 16 तो 7 बढ़ गया, 16 से 25 तो देखो 7 बढ़ गया। हर बार अलग अलग बढ़ा, यार ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। 10 में से 6 हुआ, 4 घटा, 4 में से 2 हुआ तो सॉरी 6 में से 2 हुआ तो 4 घटा, फिर -2 में से 2 हुआ, यानी कितना घटा है, 4 घटा है। तो सबका डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जा रहा है, हम लोगों का बराबर हो जा रहा है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 4 और 4 का हो रहा है। इसलिए सही विकल्प क्या होगा, सी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखो 1 4 7 10 के 18वें पद का मान क्या होगा। अब 18वें पद का मान ज्ञात करने का रहा है। चलिए इसको हम लोग हल करके पहले देख लेते हैं, तो आसानी से आप इसका 18वां पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए निकाल करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे आपको निकाल के दिखाते हैं। ये आपके लिए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपके लिए सेकेंड टर्म, यानी एक हो गया A1, एक हो गया A2। तो A1 और A2 का मान देख लेते हैं। A1 का मान कितना है 1, और A2 का मान कितना है हमारे पास 4। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 4 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, यानी डिफरेंस कितना आया, 3 आया। तो कितने पदों का मान ज्ञात करने का, 8वें पद का मान क्या होगा, 18वें पद, यानी कि A18। तो A18 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हो, A+17D। क्या फॉर्मूला होता है, A+17D। तो A का मान हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 है, +17 गुने D का मान कितना है, 3 है, तो बराबर दे लेंगे। 1 + 17 दिया 51, 51 और 1 कितना हो जाएगा 52, 52 देखिए कितना आंसर है सी में, यानी कि यहाँ पर कितना आंसर आया 52। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 10वां प्रश्न भी हल हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प इसका कितना है, सी है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात तुमको क्या करता है, दे दिया है, और भुजाओं का अनुपात आपको ज्ञात करने बोला है। इसको एकदम बेसिक ट्रिक से आप लोगों को हम बता देते हैं, बहुत ही छोटा सा ट्रिक से, तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए इसका एक ट्रिक आता है, क्षेत्रफल का अनुपात। ध्यान से देखो क्या ट्रिक है, क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग। भुजाओं का अनुपात का वर्ग इस प्रकार से होता है। क्षेत्रफल का अनुपात का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, भुजाओं के अनुपात का वर्ग हो जाता है। इसमें क्या बोला, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का अनुपात क्या होगा। देखिए अब जब इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसका हल करेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान पूर्वक से समझिएगा। क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखो 16:9। 16:9 का मतलब क्या हो गया, 16/9 दिया गया, ये दिया गया है। बराबर कर देंगे भुजाओं का अनुपात, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, भुजा का अनुपात, ऐसे लिख सकते हैं भुजा का अनुपात। ये एक छोटा सा ट्रिक के अंतर्गत इसको हम बता रहे हैं, भुजा का अनुपात। ये स्क्वायर इधर है ना, ये स्क्वायर इस साइड में चला जाएगा तो क्या काम करने लगेगा, रूट का काम करने लगेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान पूर्वक से समझिए, आपको किसका काम कर रहा है, वो रूट का काम कर रहा है। तो भुजा का अनुपात, अब 16 का वर्गमूल कितना निकलता है आप लोग जानते हो, 16 का वर्गमूल निकलता है 4, और 9 का वर्गमूल निकलता है 3, बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात। भुजा का अनुपात, आप लोगों ने देखा कि भुजा का अनुपात भी हम लोग का निकल गया है। देखिए भुजा का अनुपात यानी कि कितना अनुपात आ रहा है, 4:3। अब यहाँ पर देखिए 4:3 कितना में, सी में है। ठीक है, तो 4:C, हम लोग का 11वीं प्रश्न इसी प्रकार से हल हो गया, 4:C। अब यहाँ पर लिखता है समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। इसको भी आप ध्यान पूर्वक से देखोगे तो बहुत आसानी से ये भी हल हो जाएगा। कैसे इसको हल करेंगे, जरा ध्यान से देखो। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इसको एक पेज लेकर के इसमें सीखते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाता है। देखो क्वेश्चन को हम लोग पहले हल करते हैं।
इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक ग्राफ बना लेंगे। अब इसमें इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, इसमें भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो इसमें भुजा कितना कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर यही बोला गया है। जरा एक बार ध्यान से फिर से देख लिया जाए कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बोला है या नहीं बोला है। देखो एक बोला है 6 सेंटीमीटर, एक कितना बोला है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। अगर मान के चलो इस वाले को 6 सेंटीमीटर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये भी कितना होगा 3। अब इस वाले लाइन को अगर हम लोग इसको 8 मानते हैं, अगर इसको 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये भी कितना हो जाएगा 4। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान पूर्वक से देखना, इसमें समझने का प्रयास करना, इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे ध्यान से देखिए। देखो अगर यहां से एक लाइन ऐसे ले लिया जाए ऐसे, और एक लाइन यहां पर से ऐसे ले लिया जाए ऐसे, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो हम लोग का ये वाला विकर्ण, इसी को ना ये ना भुजा निकालने के लिए कह रहा है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये निकालने के लिए बच गया। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, आप लोग को पहले पढ़ाया गया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट करेंगे, लंब का मान कितना मान के चलिए 3 का स्क्वायर कर दिए, प्लस कितना कर दिए 4 का स्क्वायर। तो 3 दिया कितना हो गया 9, प्लस 4 चौके कितना हो गया 16। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5। ठीक है, तो देखिए इसका मान कितना निकल गया 5। तो यही तो आप लोगों को निकालने बोला था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई निकला ना, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5। तो हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। चलिए 12 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर में क्या कहता है, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। अब दो अक्ष होता है, दो अक्ष जानते हो आप लोग क्या क्या होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष को अगर हम लोग ऐसे लाइन खींच ले और एक वाई अक्ष ऐसे लाइन खींच ले, तो मान के चलो इस मूल बिंदु को क्या कहा जाता है। इसी को हम लोग देखो कहता है दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है मूल बिंदु। निर्देशांक अक्ष भी नहीं कहा जाएगा, निर्देशांक भी नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा मूल बिंदु। यानी कि हम लोग का सही विकल्प क्या होगा मूल बिंदु। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 में y अक्ष के 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु का निर्देशांक है। चलिए एक बार इस प्रश्न को बना करके दिखाते हैं तो आप लोग जान जाओगे। मान के चलो कि इस प्रकार से ये क्या है कि एक अक्ष खींचा गया है। देखिए इस प्रकार से हम लोग एक x अक्ष खींचेंगे और एक y अक्ष खींचेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कैसे बनेगा। मान के चलिए कि इसमें क्वेश्चन बोला है y अक्ष से 5 इकाई, y अक्ष से कितना इकाई बोला है 5 इकाई, और y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, एक बिंदु क्या है P स्थित है, यानी कि x अक्ष पे P है। इस प्रकार से x अक्ष पे क्या है यहाँ पर P है, और y अक्ष पे कितना युग्म रखा गया 5। ठीक है, x अक्ष पे P और y अक्ष पे कितना रखा गया 5। तो हम लोग क्या करेंगे, y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित, तो P के निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर मान के चलो यहाँ से गिनती करते हुए जाएंगे तो इस निर्देशांक बिंदु को क्या कहेंगे, क्योंकि इस पे तो y अक्ष पे x अक्ष पे तो 0 है। देखो x अक्ष पे क्या है 0 है, और y पे कितना लेने का आ रहा है 5 लेने का आ रहा है। तो हम लोग ये y का मान कितना ले लेंगे, ध्यान से देखिए। इसको जरा सा एक बार ध्यान पूर्वक से समझोगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है कि x अक्ष पे 0 होना चाहिए और y अक्ष पे कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ऐसे देखो y अक्ष से 5, y अक्ष पे कितना 5, और x अक्ष पे क्या बोला है p यानी कि 0। तो हम लोग का युग्म कितना बन रहा है 0 और 5। फिर से एक बार समझा देते हैं कि हम लोग का कुछ इस प्रकार का युग्म बनता है, यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर y रहता है। x के जगह में कह रहा है कि 0 रह जाएगा और y अक्ष पे जगह कितना रह जाएगा 5। तो हम लोग का सही युग्म कितना बन गया 0 और 5। तो हम लोग का सही विकल्प कितना होगा 0,5। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोसेक a का मान होगा। कोसेक a का मान होगा ये आपसे पूछ रहा है। यदि साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर कितना बोला है 3/4 निकालने के लिए बोला है। देखो तो कोसेक a का मान बहुत सिंपल सा है। आप लोग देखो साइन बराबर, पहले साइन बराबर साइन a बराबर कितना दिया गया है 3/4।
किसका मान ज्ञात करने बोला है? कोसेक का। कितना इजी है उसको देख लो। साइन का उल्टा ही क्या हो जाता है? कोसेक होता है ना। साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक। यानी कोसेक कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। कोसेक का मान कितना हो जाएगा? 4/3। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? 4/3। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके लिए क्या बोला है? सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट बंद 1 माइनस सेन ए बराबर है 1 माइनस साइन ए बराबर है। अब इसको हम लोग को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए हम लोग एक अलग पेज लेकर के देख लेते हैं थोड़ा सा। सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन ए बराबर है। चलिए पहले प्रश्न लिख लेते हैं। सेक ए प्लस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए ये प्रश्न है। और आगे क्या है? 1 माइनस साइन ए। देखिए 1 माइनस साइन ए, क्योंकि इसको हल करना पड़ेगा और हल करने के बाद ही इसका सही आंसर आ पाएगा। सेक ए प्लस टेन ए, सेक को आप लोग जब पलट दोगे तो इसका उल्टा क्या हो जाता है? 1 बाई कॉस ए प्लस 10 का उल्टा क्या हो जाता है? आप लोग जानते हो साइन ए। सबका मान एक बार इनपुट कर दीजिए। साइन ए बटा क्या हो जाएगा? कॉस ए। ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इसका क्या मान हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए। देखिए इस प्रकार से। अब हम लोग कॉस और कॉस का एलसीएम ले लेंगे। तो कॉस और कॉस का एलसीएम आप लोग जानते हो कि क्या हो जाता है? कॉस ए। इस प्रकार से कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन ए। यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पर भी फिर से क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए। देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। देखिए ऊपर क्या हो रहा है? 1 प्लस साइन ए और क्या हो जा रहा है? 1 माइनस साइन ए। यानी फॉर्मूला क्या हो रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसके लिए क्या हम लोग करते हैं? इस प्रकार का जब भी मान आता है तो क्या लिखते हैं? एक को एक से गुना कर दीजिए तो एक हो जाएगा, प्लस को माइनस से कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन ए को साइन ए से गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बट्टा हमारे पास क्या है? कॉस ए है। अब देखो 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। देखिए कॉस स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो हम लोग कॉस ए से कॉस स्क्वायर को काट देंगे तो क्या बचेगा? कॉस ए बच जाएगा। अब देखें कि विकल्प में हमारे पास कॉस ए है या नहीं है। देखिए कॉस ए, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग हल कर रहे थे, इसका सही विकल्प क्या होगा? कॉस ए। इस प्रकार देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी आसानी से हल निकल गया। अब आगे लिखता है यहाँ पर 10a बराबर √3, तो a का मान क्या होगा? 10a बराबर पूछता है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 10a बराबर √3 दिया गया है। 10a बराबर क्या दिया गया? √3। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? 10a बराबर √3। 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो हम लोग लिखेंगे 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका सही विकल्प क्या होगा? 60 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा? अब देखिए जब किसी सीधे सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, तो क्वेश्चन को पहले बना करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। मान के चलिए इस प्रकार से एक ऐसे खंभा खड़ा है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। अब ये दोनों खंभा जो है सो आपस में क्या है? बराबर है। ध्यान से देखिए इसको कैसे किया जाएगा। एक सीधा लाइन ऐसे खंभा खड़ा है और इधर जो है इसका छाया, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ऐसे मान के चलिए कि इसमें क्या बोलता है? अगर ये आपके लिए x है तो ये भी आपके लिए क्या है? x है। तो हम लोग का यहाँ पर कितना डिग्री का मान निकलेगा? हम लोग चलिए इसको निकाल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को बना करके जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? देखिए इसके लिए हम आप लोग को बताया था। और नॉर्मल अभी बहुत लंबा क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर? x/x, यानी कि क्या कह सकते हो? इसको ऐसे भी जान सकते हो कि यहाँ पर मान के चलिए नाम लिख लेते हैं a, b और c। इसमें लिख सकते हैं ab बटे क्या लिखेंगे? bc। तो ab को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। और bc को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। ठीक है, तो ab को आधार और bc को क्या कहा जाता है? लंब। अब आगे जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए बराबर दे लेंगे। ab का मान भी x है और bc का भी मान कितना? x है। और a/l किसको कहा जाता है? ध्यान समझिए, लाल बटे क्या होता है? कक्का। तो यहाँ पर a/l है, यानी a/l किसका फॉर्मूला होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कॉट हम लोग क्या लिख लेंगे? कॉट थीटा लिख लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखो इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कट गया तो हमारे पास कितना बचा? 1 बराबर क्या हो गया? कॉट
थीटा। तो एक कितना डिग्री का मान एक आता है, कोट कितना डिग्री का मान एक होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोट 45 डिग्री बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी बन गया। कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आप लोग देख पा रहे हो कि थीटा का मान कितना डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग का सही विकल्प देखिए 18 नंबर का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखता है क्वेश्चन नंबर 19 में, अर्धवृत्त का कोण कितनी डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा जो होता है तो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, यानी समकोण। अर्धवृत्त का कोई भी कोण जब भी आप निकालिएगा तो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 19 नंबर का सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 90 डिग्री। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर जाते हैं। लिखता है यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी वनिष्ठ रेखा की संख्या होगी। यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के तुल्य के योग है तो उनको वनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान पूर्वक से समझिएगा तो आपको ये बनाने के लिए बनेगा। यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी, देखिए हम बनाकर आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। मान के चलिए एक वृत्त यहाँ पर ये बन गया, और क्या कहता है इसमें भी एक वृत्त ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसका केंद्र का ये वाला और ये वाला का दूरी ऐसे मिला दिया गया है, ठीक है, ऐसे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगा। अब ये कितने बार दोनों वृत्त कितने बार टच कर सकता है। मान के चलिए एक वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पर है। आप जब इसको टच कराओगे तो कहने का मतलब क्या होगा कि इस पे जब एक दूसरे को स्पर्श कराओगे तो ये ऐसे स्पर्श कर सकता है, और क्या इसके ज्यादा ये स्पर्श करने सकेगा, कोई भी वृत्त इससे ज्यादा स्पर्श करने नहीं सकेगा। यानी कोई भी वृत्त कितने बार स्पर्श करेगा, वन टाइम, सिर्फ कितने टाइम, वन टाइम। यानी हम लोग का सही विकल्प क्या होगा, एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कितना होगा, समझना है कि दो वृत्त को एक साथ जब मिलाओगे तो ऐसा स्पर्श करना है कि कितने बार वो स्पर्श कर सकता है। अब दो वृत्त को मिला करके देख लो, ये दोनों वृत्त है ना। अब जब मान चलो ये एक वृत्त हुआ, एक वृत्त ये हुआ, दोनों वृत्त को ऐसे हम लोग मिलाएंगे तो ये कई बार स्पर्श कर सकता है, ओनली फॉर वन टाइम स्पर्श कर सकता है यहाँ पर। इसलिए हम लोग को क्या ये विकल्प सही होगा, एक आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में देखो, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। जैसे एक वृत्त मान के चलो ऐसे है, और इस वृत्त का यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से एक जीवा यहाँ पर खींचा गया है, एक जीवा यहाँ पर खींचा गया। इसका दूरी और इसका दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो इस जीवा की लंबाई क्या होगा, इस जीवा की लंबाई और इस जीवा की लंबाई क्या होगा, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए दोनों का दूरी बराबर है, दोनों का दूरी क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों जीवा की लंबाई क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, यानी सही विकल्प क्या होगा, बी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 में बोला है कि दो गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए अब गोले का आयतन क्या होता है आप लोग जानते हो, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो गोले का आयतन 8:27 है तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग याद कर लेंगे, पहले इसका अनुपात इसको याद कर लेते हैं। देखो गोले का आयतन का अनुपात कितना दिया है, 8:27। तो गोले का आयतन का अनुपात दो गोला है, कितना गोला है, दो गोला है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक 4/3 पाई आर क्यू, एक ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा का भी क्या फॉर्मूला होगा, 4/3 पाई आर और क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एक बड़ा है, देखो एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा है, इसलिए एक को छोटा आर मान लिए, एक को क्या मान लिए, बड़ा आर। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बराबर कितना अनुपात दिया गया है, 8 बटे क्या दिया गया है, 27 दिया गया है, ठीक है। तो पाई से पाई भी कट चुका है, यानी देखो आर बटे आर क्यू बराबर 8/27 दिया गया। तो आर क्यू अगर उधर चला जाएगा तो अब इसको ऐसे हल कर सकते हैं, देखो आर बटे बड़ा आर का क्यू बराबर क्या लिख लेंगे, 8/27। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर आर बटे बड़ा आर बच जाएगा, बराबर क्या होगा, √8 बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसे इसका हल निकलेगा, जरा ध्यान से देखते चलिए।
यहाँ पर जब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो r बटे बड़ा R बराबर 8 का वर्गमूल, 8 का क्यूब निकालना है। देखिए क्यूब क्या निकालना है, क्यूब। यहाँ पर पावर 3 था इसलिए क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, क्यूब रूट। यानी 8 का क्यूब कितना निकलता है 2 और 27 का क्यूब कितना निकलता है 3। यानी हमारे पास कितना निकल कर आया 2:3। यानी सही विकल्प क्या हो जाएगा हम लोग का 2/2:3। देखिए r बटे r मतलब क्या हो गया 2:3। तो हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से समझिए, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया, देखिए 144 पाई। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। अब इसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम लोग देखते हैं हल करके। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, बात वही होता है। फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 और पाई हो जाएगा। देखिए तो क्या है यहाँ पर पाई से पाई को हम लोग काट देंगे और यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 और बट्टे कितना हो जाएगा 4। इसको काटेंगे तो 4 दिया 12, 4 छक 24, कितना हो गया 36। यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है, ध्यान से देखिए आर स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो r का मान निकालना है तो r बराबर क्या होगा √36। तो 36 का वर्गमूल कितना निकलेगा, यानी r बराबर कितना निकल जाएगा 6। तो हम लोग देखें कि r का मान कितना निकल करके आया 6। यानी सही विकल्प कितना होगा a। ठीक है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई है तो उसका आंसर कितना निकल करके आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, इसको देखो, इसको एक बार और हल करके हम यहाँ पर दिखा देते तो आपके लिए बेटर होगा सर। देखो क्या बोला है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर हल करके दिखाते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 144 पाई, यही दिया गया है। तो पाई से पाई को आप काट दीजिएगा, यानी आपके पास क्या बच जाएगा आर स्क्वायर बराबर 144। ये यहाँ पर 4 गुना में यहाँ पर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, इसको काटेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को तो r का मान ज्ञात करना है, यानी r बराबर √36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना निकलता है 6, यानी r का मान कितना निकल कर आया 6। तो इसलिए हम लोगों का आंसर सही कितना होगा 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 24। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता है। आप लोग जानते हो कि चित पूछे या पट पूछे, एक सिक्का को जब उछाला जाएगा, चित बोलेगा फिर भी आंसर 1/2, पट बोलेगा फिर भी आंसर 1/2। यानी सही विकल्प हम लोग का कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी कि जिसका कि कंफर्म है, इवेंट श्योर है, एक होता है अनश्योर, एक होता है श्योर। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता आप लोग जानते हो कि 1 होता है और एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना, अगर असंभव पूछता तो 0 और संभव है तो कितना होगा 1 होगा। यानी सही विकल्प इसका कितना होगा, निश्चित में 1 और अनिश्चित में 0 होता है, याद रखिएगा। संभव में 1 और असंभव में 0। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या, अब एक पासा में कितने सम संख्या होते हैं उनको जरा देख लो। पहले ये समझ लो कि नंबर ऑफ सम कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सम हमारे पास हो जाएगा 6। अब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब सम संख्या कैट होता है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये होता है। इसमें सम संख्या कौन कौन है, 2 4 और 6, कितने हो गए 3। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना हो गया 3। यानी कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंट कितना हो जाएगा 3/6। इसको जब काटेंगे तो 1/2। हम लोग देख लेते हैं 1/2 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 1/2। यानी सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से 26 नंबर बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखता है क्वेश्चन नंबर 27 में x + 2 3x और 4x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे एक अलग पेज लेकर के, तभी आप समझ पाइएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन में ये आपके लिए a1 का मान हो गया, ये आपके लिए a2 का मान हो गया, ये आपके लिए a3 का मान हो गया। चलिए a1 a2 और a3 ले लेते हैं। x + 2 3x और 4x + 1 ये आपका दिया गया है मान। देखिए
क्वेश्चन क्या क्या दिया गया उसको पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको जो बोला है उसको समझना पड़ता है। क्वेश्चन क्या क्या बोला है, a1 का मान कितना है, x+2। a1 बराबर क्या दिया है, x+2। a2 का मान कितना दिया गया है, 3x। देखिए a2 का मान कितना दिया गया है, a2 बराबर दिया गया है 3x। और a3 बराबर कितना दिया गया, जरा सा देख लेते हैं हम लोग, 4x+1, 4x+x। तो आप लोग जानते हो कि डिफरेंस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो a2 का मान हमारे पास देखिए, a2 का मान कितना है, 3x। ठीक है, और इसका देख लो कितना मान दिया गया, a1 का मान कितना दिया गया है, a2 माइनस a1 यानी कि -x+2। ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस वन का मान। तो इसको हम लोग जब हल कर लेंगे तो क्या हल निकल कर आएगा, देखो 3x-x-2, यानी कि जब इसको हम लोग हल करेंगे 3x में से 1x घट जाएगा तो 2x-2। ये क्या आया, डिफरेंस वन निकल कर आया। ठीक है, ये क्या हुआ, डिफरेंस वन। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो हम लोग जानते हैं, अब हम लोग को अगला क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस टू। तो डिफरेंस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। तो a3 देख लीजिए कि क्या दिया गया, a3 आपके पास दिया गया है 4x+1 और a2 का मान कितना दिया गया है, 3x। तो इस प्रकार जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 4x में से 3x घट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा, 1। तो ये क्या निकला, डिफरेंस टू। तो आप लोग जानते हो कि एपी होने के लिए क्या शर्त होता है, एपी होने के लिए शर्त होता है कि डिफरेंस वन बराबर क्या होता है, डिफरेंस टू। डिफरेंस वन और डिफरेंस टू क्या हो जाता है, बराबर होता है। कब, जब एपी होता है तब। और प्रश्न बोला है एपी है, तो हम लोग देख सकते हैं डिफरेंस वन बराबर क्या होता है, डिफरेंस टू। डिफरेंस वन का मान कितना दिया गया, देखिए डिफरेंस वन का मान दिया गया है 2x-2 बराबर डिफरेंस वन टू का मान कितना दिया गया है, x+1। अब हम लोग सबको इसको हल कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल करके x का मान आ जाएगा। यहाँ पर 2x है, -2 है, इधर से ये +x, इधर आके क्या हो जाएगा, -x बराबर 1 रह जाएगा। अब देखो इस 2x में से 1x घट जाएगा, क्या बचेगा, x-2 बराबर 1। तो हम लोगों को x का मान निकालना था, x बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2, यानी x इज इक्वल टू कितना निकल गया, 3। तो हम लोग देखें कि x का मान फाइनली कितना आ चुका है, 3 आया। अब चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं x का मान कितना, कहाँ पर 3 है। देखिए x का मान, इस क्वेश्चन नंबर 27 का x का मान कितना है, c। हम लोग का सही विकल्प कितना है, c। अब इसको बेहतर से इसको हल करके आप खुद से भी देख लेना, हमारा आंसर कितना निकल करके आता है, x बराबर 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। अब इसमें भी हम लोग को माध्य ज्ञात करना पड़ता है। इसके लिए भी हम लोग एक पेज लेना पड़ेगा। 6, 8, 9 x, पहले इसको लिख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में क्या क्या बोला है उसको पहले ध्यान से देखिए, 6, 8, 9 और x। प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोला है 6, 8, 6 है, 8 है, 9 है, x है ना, और क्या दिया गया है, तथा 13 और 13 है, और इस सब का माध्य कितना दिया गया है, माध्य दिया गया है 10। अब हम लोग इसको हल करके देख लेते हैं। तो x का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए माध्य का आप लोग जानते हो कि माध्य बराबर, ध्यान से देखिए, माध्य बराबर कितना दिया गया है, 10। और माध्य का मतलब क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी कि 6 + 8 + 9 + x + 13 बट्टे सबको जोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5 बट्टे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10। हल करके देखो, 6, 8, 14, 14 और 9 आपका हो जाएगा 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 + x, ये 5 जा करके 10 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। आपको किसका मान निकालना है, x का। तो x बराबर क्या होगा, 50 - 36। तो हम लोग जब हल करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, 14। तो देखिए x का मान फाइनली कितना निकल करके आ चुका है, 14। तो हम लोग देखते हैं कि विकल्प में आप कहाँ पर है। तो 28 का विकल्प सी सही, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए 14 निकल करके आया था हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2। ये बहुत ईजी, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं। बहुलक वह संख्या होता है जो पूरे में सबसे ज्यादा बार आया है। देखो 2, 2
और दो, दो कितने बार आया है? 3 बार, 1 2 3 बार, यानी दो कितने बार है? सबसे ज्यादा बार दो आया हुआ है, यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दो, यही बहुलक हो जाएगा। अब देखिए माध्यिका क्या बोला है? माध्यिका, माध्यिका में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको जरा ध्यान पूर्वक समझना। माध्यिका में हम लोगों को इसको पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। आरोही क्रम में सजाने का नियम क्या है? जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले कुछ इस प्रकार का, देखिए इसमें सबसे छोटा आपके पास है 7, फिर कितना है 8, फिर कितना है आपके पास 9, फिर है 10, फिर देख सकते हो 11, उसके बाद है 12 और उसके बाद है 15। देखिए तो इसमें से आपको क्या करना है, बहुत इजी तरीका बता देते हैं इसको बनाने का सर। आप इधर से काटना शुरू कीजिए, 7 को काटिएगा, इधर से 15 को काट दीजिए, 8 को काटिएगा, 12 को काटिएगा, 9 को काटिएगा, 11 को काटिएगा। ठीक है। अब देखिए बोला था माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन, मिड वैल्यू, सबसे बीच का वैल्यू। दोनों साइड से 3 3 कट गया, बीच में क्या निकल कर आया? 10, यानी हम लोग का सही आंसर कितना हो जाएगा? 10। तो फाइनली आप सबने देखा कि हमारे पास जो अभी अब खंड ए का जो 30 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र का, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने अभी एक एक करके उनका हल निकाला और हल निकालने का हर एक का प्रैक्टिस किया। तो इसी प्रकार से अब हम लोग जब अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सेक्शन बी यानी खंड ख का सभी प्रश्नों का हल करेंगे, और उस प्रकार से और जितने भी प्रश्न खंड सी और डी में है उन सभी प्रश्नों का हल बिल्कुल ही इजी माध्यम से हम लोग करके दिखाएंगे। तो हमारे अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर हमारे आने वाले अगले वीडियो जो होंगे, नेक्स्ट जो स्टेप आपका जो नेक्स्ट होगा उसमें ये 31 नंबर से लेकर के 52 नंबर तक का जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का हम लोग डिटेल से हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज के हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आज आपका ये जो क्वेश्चन था, ये टोटल मॉडल प्रश्न जो आपका जैक बोर्ड ने जारी किया है 2024 से 25 सत्र के लिए, सेशन 2024-25 के लिए, इन्हीं को हम लोगों ने आज हल किया है। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।